दोस्तों, गवर्नर वर्सेस स्टेट में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 14 सवाल थे और उनके क्या जवाब दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को, और क्या बताया है गवर्नर की पावर के बारे में रिगार्डिंग एनी बिल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, तो कम्प्लीटली हम इसको जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एससी क्लैरिफाइज गवर्नर्स पावर हाउ इट आंसर्ड 14 क्वेश्चंस रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे कोर्सेज में आपको बहुत अच्छी सेल मिल रही है, 80% ऑफ है, 199 में आप परचेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये कहानी शुरू होती है मई 2025 से, जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इन्वोक करती हैं आर्टिकल 143 क्लॉज 1। इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो हैं वो कोर्ट से पूछे, सुप्रीम कोर्ट से, और जिसमें पावर ऑफ गवर्नर्स की बात थी अंडर आर्टिकल 200। और ये क्वेश्चन पूछा क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण है सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट जो कि 8 अप्रैल 2025 की थी, एक जजमेंट। तो ये तमिलनाडु गवर्नर से रिलेटेड केस था, जिसमें ये कहा गया कि फिक्स टाइम होगा फॉर द असेंट टू द बिल। किसी भी बिल को अगर उनके पास आता है तो उसको असेंट देने के लिए एक फिक्स टेन्योर दिया जाएगा। और यहाँ पर आर्टिकल 142 को डिक्लेयर किया गया डीम्ड असेंट फॉर डिलेड बिल। मतलब अगर वो गवर्नर उस बिल पर अपना असेंट नहीं देते हैं, उसको डिले करके रखते हैं, तो डीम्ड असेंट यानी उसको असेंट मान लिया जाएगा। तो सेंटर का इस पर रिप्लाई आता है कि अगर जुडिशियल डेडलाइन दे दी जाती है गवर्नर या प्रेसिडेंट के एसेंट पर, तो ये बैलेंस ऑफ पावर को जस्टिफाई नहीं करता है और ये बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ रहा है। और इस वजह से अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन से 14 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक 5 जज की जो बेंच है उसने ये फैसला सुनाया हुआ है और उन्होंने अपने ओपिनियन दिए एड्रेस करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को। तो समरी इसके हम बात करते हैं, की पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या निकल करके आते हैं। कि पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू ऑप्शन अंडर आर्टिकल 200, कि गवर्नर के पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं जब उसके सामने कोई भी बिल आता है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। पहला कि वो अपना असेंट दे सकते हैं, दूसरा रिजर्व कर सकते हैं बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तीसरा रिटर्न कर सकते हैं बिल को लेजिस्लेचर के पास विथ कमेंट्स फॉर रिकंसिडरेशन, यानी रिकंसिडर करने के लिए वो उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें वो विदहोल्ड कर सकें एसेंट को। ठीक है, विदहोल्ड एसेंट सिंपली सिटर, मतलब वो एक अनादिकाल के लिए, एक अनंत काल के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए वो अपने एसेंट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस बार ये चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। एंड कैन नॉट जस्ट रिफ्यूज टू साइन एंड लीव द विल पेंडिंग, और ऐसा भी नहीं है कि कहे कि जाओ मैं नहीं करता, रख देता हूँ, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, उनको अगर उनके पास आया है या तो एसेंट दें या तो उसको रिटर्न करें, उसको वो रख नहीं सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाइंडिंग होंगे, क्या वो बाध्य होंगे कि उनको जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं अंडर आर्टिकल 163 वो क्या उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो देखिए इसका कोर्ट ने कहा है कि नहीं, वो बाइंडिंग नहीं होंगे। एसेंट अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर एंजॉयज डिस्क्रिशन, गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है, यानी वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनाले क्या निकल करके आता है कि अगर गवर्नर बाउंड ही होते तो कोई भी अगर उनको लेजिस्लेचर भेजता कि ये बिल है भाई साहब, आपको इस पे एसेंट देना ही है, तो अगर बाउंड ही होते उनके एडवाइस से तो वो कभी रिटर्न ही नहीं कर पाते बिल को। इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो वो बाउंड हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जस्टिसिबिलिटी ऑफ गवर्नर्स डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 200, कि जो आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो भी डिसीजन, जो भी डिस्क्रिशन है गवर्नर का, क्या वो जस्टिसिएबल है नेचर में। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है
कि नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी जो कुछ भी वो फैसला लेते हैं, जो कुछ भी वो वहाँ पर निर्णय लेते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता कि आपने अपना एसेंट दिया तो क्यों दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ठीक है। लेकिन एक प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड और इनडेफिनिट इन एक्शन नहीं होना चाहिए कि एक आप ऐसे रख दिए हैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं ना एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए, वो चीज़ की बात हो रही है। और आगे मैं बताऊंगा भी आपके मन में जो दिमाग में चल रहा है। इज रिव्यूएबल, यानी वही केवल रिव्यू किया जा सकता है कि आपने रखा क्यों है, आपने डिसीजन लिया, क्या लिया, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नर टू एक्ट इन सच केसेस, और फिर इस केस में अगर वो उस टाइम पीरियड में रखते हैं अपने पास होल्ड करके, तो वहाँ पर कोर्ट उनको गाइड कर सकता है या फिर कह सकता है कि आप इस पर एक्शन लीजिए। आर्टिकल 361 की बात हुई थी कि जो इम्यूनिटी मिली है, एंड जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी। तो देखिए आर्टिकल 361 में क्या कहते हैं कि पर्सनल इम्यूनिटी तो गवर्नर के पास है, पर ये गवर्नर के ऑफिस को रिव्यू से नहीं बचा सकता। यानी उनके पास पर्सनल इम्यूनिटी तो है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी वो जो भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर का ऑफिस है उसको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मेन वही चीज़ है, ठीक है। तो इम्यूनिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ शील्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन एक्शन, पर हर चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आके रुक जाती है कि इन एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये बहुत वेग है, ये भी मैं आगे क्रिटिक्स में बताऊंगा आपको कि कितना टाइम दिया है, ये कोई फिक्स नहीं है। फिर 5 पे आता है, पांचवा क्वेश्चन रिलेटेड था टाइमलाइन फॉर गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 की, जो गवर्नर है उसके पास कितना टाइम है आर्टिकल 200 के रिलेटेड। तो देखिए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है इस आइडिया को कि कोई हार्ड जुडिशियल डेडलाइन उनको दे दी जाए, जैसे कि कोई फिक्स टाइम लाइन 1 महीने है, 3 महीने है, कि इतना ही टाइम इनके पास है। तो देखिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और इसी जगह सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वर्डिक्ट को ओवर रूल किया जिसमें एक फिक्स डेडलाइन की बात कही गई थी। क्योंकि यहाँ पे रीजन दे के बताया है कि आर्टिकल 200 में लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जो कि इलास्टिक है इन नेचर में। अब टाइमलाइन दे देना मतलब रिजिड हो जाएगा, और इलास्टिक मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और अगर कोई टाइमलाइन दे दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इनअप्रोप्रिएट होगा, ये सही नहीं होगा और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। फिर छठवें क्वेश्चन में बात आती थी कि जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है अंडर आर्टिकल 201, क्या वो जस्टिसिएबल है। जो भी बिल गवर्नर, देखिए अभी था ना कि वो गवर्नर अपने पास रखते हैं बिल को और कहते हैं कि हम इसको प्रेसिडेंट के लिए एसेंट के लिए भेजेंगे, तो क्या जो उस पर प्रेसिडेंट एक्शन लेता है क्या वो जस्टिसिएबल है। तो देखिए उसमें कहते हैं कि कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट डिसीजन इज नॉट जस्टिसिएबल, यानी प्रेसिडेंट भी जो डिसीजन लेते हैं वो भी कोर्ट में जा करके कोई उस पर केस नहीं कर सकता कि नहीं ये जो गवर्नर साहब ने इस बिल को अपना रिजर्व करके रखा था प्रेसिडेंट के लिए, वो प्रेसिडेंट साहब ने गलत किया, वो अपना कंसेंट जो है वो गलत है उनका कंसेंट, तो ये भी जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन आता है कि टाइमलाइन क्या है प्रेसिडेंट के अंडर आर्टिकल 201। अगर कोई बिल रिजर्व किया जाता है तो उसमें प्रेसिडेंट के लिए क्या टाइम है। चलो गवर्नर के लिए तो हमने माना कि सिर्फ इन एक्शन की बात है, कोई भी टाइम नहीं दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए क्या। तो देखिए कहा कि प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है किसी जुडिशरी के इम्पोज टाइमलाइन के अंतर्गत डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, किसी भी रिजर्व बिल के लिए। फिर आठवें पे बात आती है रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 143, क्या कोई बिल अगर रिजर्व होता है तो क्या बार बार प्रेसिडेंट को उनका जा करके सुप्रीम कोर्ट से जो ओपिनियन है वो लेना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें, नहीं कंसल्ट करना चाहें तो इट डिपेंड्स अप टू योर विल। फिर 9th क्वेश्चन में आता है कि जस्टिसिएबिलिटी बिफोर बिल बिकम्स लॉ, यानी क्या हम सवाल उठा सकते हैं किसी बिल पर उसके लॉ बनने से पहले ही। लॉ कब बनता है, जब गवर्नर का उस पर एसेंट आ जाएगा या फिर रिजर्व करके प्रेसिडेंट को दे देगा और प्रेसिडेंट का उस पर जो एसेंट है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, कोर्ट ये पार्लियामेंट का मैटर है ना, लेजिस्लेचर का मैटर है, कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। तो इस स्टेज पर बिल पर कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। ये तभी ले सकती है, तभी जस्टिसिएबल होगा या नहीं होगा, ये कंसल्ट हो सकता है जब ये लॉ बन जाए। फिर 10th में क्या क्वेश्चन आया था कि यूज ऑफ आर्टिकल 142 टू ओवरराइड गवर्नर या प्रेसिडेंट पावर डीम्ड एसेंट की बात हुई थी।
तो देखिए कोर्ट ने कंप्लीटली डीम्ड एसेंट को रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ऑटोमेटिकली अगर रिज्यूम कर लिया जाए एसेंट है, अगर उनका रिस्पांस नहीं आता है कि हमने मान लिया कि बिल हो गया क्योंकि आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो ये जो है कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा, ठीक है, आर्टिकल 142 के तहत। और ये सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता या ओवरराइड ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर या प्रेसिडेंट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल गवर्नर और प्रेसिडेंट को दे गए हैं उनकी पावर्स के ऊपर एक तरह से जुडिशियल ओवर रीच होगी, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल ओवर रीच यानी मिसयूज ऑफ जुडिशरी पावर। फिर 11 पे क्या पूछा गया था कि वेदर अ लॉ इज इन फोर्स विदाउट द गवर्नर्स एसेंट, क्या कोई लॉ बिना गवर्नर के एसेंट के भी बन सकता है? क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि भाई साहब अगर आप ये कह रहे हो कि एक टाइम पीरियड के बाद, देखिए क्वेश्चन बड़े बढ़िया थे कि एक टाइम पीरियड के बाद अगर गवर्नर अपना एसेंट नहीं देता तो आप कह रहे हैं कि ड्यू टू जो इनएक्शन है या फिर एक्सटेंडेड डिले है तो उस पर आपने कहा कि हम डीम्ड एसेंट मान लेते हैं। लेकिन अब ये बताओ कि गवर्नर ने तो एसेंट दिया नहीं तो आपने लॉ कैसे बना लिया? तो वही कह रहे हैं कि अ बिल डज नॉट बिकम लॉ विदाउट गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स एसेंट। तो यहाँ भी फंस जाता सुप्रीम कोर्ट, अगर कह देता नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कहा भैया फिर आपने पुराने वाले में कैसे कह दिया तो एसेंट डीम्ड एसेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए खेल हो गया अगले क्वेश्चन में, तो पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखिए किस तरीके से बचा है और जो जहाँ जैसा मैटर था वहाँ ला के वहीं छोड़ दिया है उसको। फिर 12 नंबर पे क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या हमेशा से 5 जज बेंच की ही रिक्वायरमेंट होगी अगर कोई ऐसा केस आता है जो कि आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है ना, जिसमें सब्सटेंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसमें इंटरप्रिटेशंस होंगे, तो क्या उसमें हमेशा 5 जज ही इन्वॉल्व होंगे? तो देखिए इसको डिक्लाइन कर दिया है आंसर करने के लिए, ठीक है, कि एवरी इश्यू को ही 5 जजों के लिए यूज़ किया जाएगा या 5 जज की बेंच यूज़ की जाएगी इसके लिए। तो इस पर उसने कहा कि नहीं, ये आंसर पे हम डिक्लाइन करते हैं कि हमेशा क्या रिक्वायरमेंट हो, जैसे सिनेरियो होगा वैसे देखा जाएगा। फिर अब 2 लास्ट हमारे क्वेश्चन बचते हैं कि 13 में क्या हुआ कि इसमें पूछा गया इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 लिमिटेड टू प्रोसीजरल लॉ, क्या जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 के तहत वो लिमिटेड है प्रोसीजरल लॉ से, या फिर ये एक्सटेंड करता है इशूइंग डायरेक्शन पासिंग ऑर्डर्स विच आर कंट्रेरी टू और इनकंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है कि क्या केवल प्रोसीजरल लॉ तक ही लिमिटेड है सुप्रीम कोर्ट की पावर, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रोसीजरल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या जो लॉ भी चल रहा है करेंटली लॉ इन फोर्स, क्या उससे आगे भी बढ़ सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या उसके ऊपर भी जा करके वो अपना कोई जो डिसीजन है वो दे सकता है, जजमेंट दे सकता है? तो देखिए इस प्रकार क्या कहा है कोर्ट ने कि कोर्ट फाउंड द क्वेश्चन टू ब्रॉड। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ऐसे कई एक्ट पीछे आए जिनको कहा गया कि भाई ये अमेंडमेंट ठीक नहीं है, इसमें ये चेंजेस करो ना, और जुडिशियल एक्टिविज्म, और एक है क्या जुडिशियल रिव्यू आप छीन नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की भी बात हुई थी ना कि ये BSD है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इतनी चीज़ें BSD में आती हैं। तो कह रहा है भैया ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। कल को फिर तो आप BSD में भी आ जाओगे, घुस जाओगे, जुडिशियल रिव्यू में आ जाओगे कि भैया आप ओवर रीच कर रहे हो, आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। फिर कहोगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्या आपने पहले ही कह दिया है कि नहीं जो प्रोसीजर फिक्स है वो फिक्स है, लॉ बन गया तो बन गया। फिर यहाँ पे यही चीज़ में बताया गया है। तो बट रिटेरेटेड पर ये कहता है फिर से कि आर्टिकल 142 कैन नॉट बी यूज टू कॉन्ट्रावीन अ सब्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। लेकिन फिर ये कहता है कि देखिए आर्टिकल 142 फिर हम कहते हैं कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है जो कि कॉन्ट्रावीन करे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दी गए हैं वैसे ही चलेंगे। 142 से ये मतलब नहीं है कि हम उसमें कोई छेड़छाड़ या बदलाव करते हैं, ठीक है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है 14। तो इसमें क्या था कि डज द कॉन्स्टिट्यूशन बार
any other jurisdiction of the Supreme Court to resolve dispute between union and state except Article 131। तो इसमें ये पूछा गया कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई और जरिस्डिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अदर देन आर्टिकल 131, कि मतलब आर्टिकल 131 है जिसमें बात हुई है कि अगर कोई यूनियन और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसमें इंटरवीन कर सकता है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ और है? तो ये देखिए कोर्ट कहता है, हम इस पर डिक्लाइन करते हैं आंसर करना, वेदर इज जरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बिसाइड आर्टिकल 131। इट सेड कि दिस वाज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू द एसेट रिलेटेड रेफरेंस। तो ये कहता है कि भैया ये इस मैटर से रिलेटेड नहीं है, हम बाद में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई। अब इससे निकल करके सामने क्या आता है, देखिए इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं। तो देखिए गवर्नर के लिए यहाँ क्या हो गया कि ये रीइंफोर्स करता है कि गवर्नर कैन नॉट इंडेफिनेटली डिले बिल्स। वो इंडेफिनिट टाइम के लिए बिल को डिले नहीं कर सकते हैं, उनको एक्ट करना होगा। ये तो एक अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उनकी है, भैया आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है, आप चाहे जो करो लेकिन कुछ कर दो, अच्छा करो बेकार करो वो बात की बात है, लेकिन आप कुछ कर दो। ठीक है, दिस में कर्व द मिसयूज ऑफ इनएक्शन एज अ पॉलिटिकल टूल। तो इसमें फिर ये जो बात आ रही है कि ना कि जो सेंटर वाली गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नर सेंटर का होता है, वो रिपोर्ट करता है सेंटर को, तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी पार्टी है सेंटर में तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इनएक्शन की वजह से उनको प्रॉब्लम होगी। तो वही बात हो रही है कि ये आपको उससे तो बचा लेगा। जडिशरी के लिए इम्प्लीकेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ड्रॉज फाइन बैलेंस। यहाँ पे एक फाइन बैलेंस ड्रॉ किया गया है कि एबिलिटी टू रिव्यू इनएक्शन, कि वो इनएक्शन को रिव्यू कर सकती है। भैया 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, क्या हुआ आप बताइए, थोड़ा सा कारण बताओ, नोटिस दे दिया जाएगा। बट नॉट द माइक्रो मैनेजमेंट और इम्पोज स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स दैट अंडरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पर ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट शेड्यूल उनको नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती नहीं की गई है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑलरेडी बनाया गया है उसकी डिज़ाइन में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस की अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हैव ग्रेटर अश्योरेंस विल वोंट बी हेल्ड अप इनडेफिनेटली। हम यहाँ पे एक अश्योरेंस आ गया उनके पास कि आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अपने एसेंट को, तो थोड़ा सा उनके पास ज़्यादा बेटर एश्योरेंस आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की बात करें तो डिफेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और यहाँ पर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसकी बात की गई है, उसका बचाव किया गया है ना, जिससे डायलॉग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और कोई भी साइड डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी आती है कि जो दिस इशू डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट नॉन सेंटर अलाइंड स्टेट, यानी ये जो इशू है ये उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा जो कि सेंटर के साथ अलाइन नहीं करते, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ जहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट नहीं है या रूलिंग पार्टी लेड गवर्नमेंट नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ बात हो रही है ना, स्पेशली इन पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, जैसे कि केरला का ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेनी ऑफ दिस क्वेश्चंस वो ऑलरेडी सेटल किए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में। तो वो कह रहे हैं कि भैया आपने सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है और ये बार बार आप मांग रहे थे, ये तो ऑलरेडी बहुत पहले बहुत सारे केसों में बताया गया है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज एन अटेम्प्ट टू री ओपन सेटल्ड लॉ, और ये कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट को भी रिफ़र कर दे रहे हो, तो ये एक अटेम्प्ट है पुराने सेटल्ड लॉ को ओपन करने के। ठीक है, और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर कंसर्न है कि सेंटर इटसेल्फ आर्ग्यूड दैट जुडिशियली इम्पोज डेडलाइंस और डीम्ड एसेंट अमाउंट टू जुडिशियल ओवररीच। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये यही तो अलग करती है कि गवर्नर का और प्रेसिडेंट का जब डिस्क्रिप्शन होगा एसेंट देंगे, लेकिन अगर आप सेट डेडलाइन कर देते हो, जुडिशियल ओवररीच थी तो उसका भी जो है यहाँ पर फाइनल कर दिया गया है। लेकिन एक यहाँ पर वही मैं कह रहा था आपसे ना कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये कि एज सुन एज पॉसिबल का क्या मतलब है भाई साहब। यहाँ पे अगर सेट फिक्स टाइमलाइन अगर रिफ्यूज़ कर दिया है आपने कि फिक्स टाइमलाइन नहीं होगी, तो ये तो एम्बिग्विटी लेके आता है, अस्पष्टता लेके आता है कि भैया कब तक, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, कब तक बताओ।
तो ये भी आ गया ना। तो यहाँ पर रीजनेबल या सुन एज पॉसिबल माइट स्टिल बी कंटेस्टेड इन फ्यूचर केसेस, तो अब ये आगे केसेस में फिर घसीटता रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आता है कि भैया ला करके उसको ऐसी जगह पे छोड़ देंगे जहाँ फिर से वही चीज़ चालू हो जाएगी कि अभी भैया एम्बिग्युइटी है, अब क्या करें। तो ये चीज़ है। आपको दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिए, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोर्स को चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।